नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों का वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था, तो उसी सीरीज़ में हम लोगों ने अमेरिका क्रांति के बारे में जो 5 पेजेस थे उनको देख लिया था। और आज की डेट में यह पूरा का पूरा चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ चीज़ें और भी हैं दोस्तों कि जैसे जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन को बढ़ाया जा चुका है और इस समय बहुत अच्छा मौका है। इस समय जो लोग भी बीईओ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 की तैयारी करना चाहते हैं, तो पेड व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीज़ों को ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो लोग भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए लेट न करते हुए हम लोग अमेरिका की क्रांति को देख रहे थे। 1600 से 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन द्वारा अमेरिका पर प्रभाव स्थापित करने के लिए कौन कौन से विधायी प्रयत्न किए गए थे, कौन कौन से कानून के माध्यम से जो साम्राज्य है उसको स्थापित किया गया था। तो देखिए 1624 ईस्वी में क्या होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक एक्ट आता है कि वर्जीनिया के तंबाकू का निर्यात या ब्रिटिश या फिर अमेरिकी जहाज़ से ही हो। ऐसे में जब अमेरिका के जहाज रानी का विकास कम संगठित था तो इंग्लैंड को ही इंग्लैंड से ही होना था, और भले ही इसे अमेरिका के लोगों के द्वारा अन्य देशों को हानि पहुंचती। तो ब्रिटेन अपने परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को बनाता था और अधिक से अधिक अपना लाभ कमाना चाहता था, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि जैसे 1651 का नेविगेशन एक्ट आया। इसमें क्या था कि जैसे अमेरिका के सभी आयात निर्यात ब्रिटिश या अमेरिकी जहाज के माध्यम से ही होंगे। कहने का मतलब है ब्रिटिश होंगे या तो अमेरिकी जहाज़ के माध्यम से होंगे। इससे क्या होने लगा कि अमेरिकी आयात और निर्यात के महंगे और इस तरह से हतोत्साहित होने की समस्या उठ खड़ी हुई, ठीक है। तो इससे क्या होने लगा कि जो अमेरिकी व्यापार था या निर्यात था उसको हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया आपका 1651 के नेविगेशन एक्ट के माध्यम से। अब देखिए 1660 में क्या होता है कि कुछ वस्तुओं को अमेरिका बनाम ब्रिटेन कर दिया जाता है, कि जैसे रुई है, चीनी है, नील है, तंबाकू है, ऊन है, ये सारी की सारी चीज़ों को, इन वस्तुओं को ब्रिटेन से ही मंगाया जा सकता था, ठीक है। 1673 ईस्वी में आए एक एक्ट के माध्यम से अमेरिका की विविध बस्तियों के बीच में सीमा शुल्क लगाने की व्यवस्था शुरू की गई, ठीक है। हर तरीके से जैसा भारत में किया गया था उसी कहीं ना कहीं उसी तरीके से जो अमेरिका है, अमेरिका पर भी ऐसी ही नीतियों को लागू किया गया। अब देखिए 1719 में क्या होता है कि अमेरिकी विनिर्माण उद्योग को अंग्रेजी उद्योग के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा नुकसानदेह बताया गया। और होता क्या है कि आगे घटनाएं घटित होती हैं। 1732 में अमेरिका में तांबा लगाने कर की जो फर की टोपी बनाने के ऊपर नियंत्रण लगाया जाता है, ठीक है। इसके आगे यह भी प्रावधान कर दिया जाता है कि अमेरिका के लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करते हैं तो उन पर भारी शुल्क लगाया जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि व्यापार करिए लेकिन ब्रिटेन के साथ में करिए, किसी और देश के साथ में मत करिए, ऐसा कहा जाता था, ठीक है। 1750 का 1750 का आयरन एक्ट की बात कर लेते हैं। इसके तहत प्रावधान क्या किया गया कि अमेरिका के लोग लौह विनिर्माण उद्योग में नहीं लगेंगे, ये ऐसा एक्ट बनाया गया। 1750 तक आते आते ब्रिटिश सरकार की क्रियाविधि के माध्यम से किए गए प्रयास अमेरिकी जो वयस्कता थी को आघातित करने का प्रयास देखकर, मतलब उनको हर तरीके से नष्ट करने का प्रयास किया गया। अमेरिका में 18वीं शताब्दी के आरंभ में ही औद्योगिक प्रक्रिया का आरंभ होता है। इंग्लैंड द्वारा बनाए गए विनिर्माण उद्योग से संबंधित कानूनों का अमेरिका में पालन नहीं किया जाता है, ठीक है। और अमेरिका में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ने क्या किया कि एक मध्यम वर्ग को पैदा किया, ठीक है। मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ये लोग कानून का उल्लंघन करके अपना विकास कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें तस्कर कहा गया। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका के लोगों को क्या कहा गया, तस्कर कहा गया। ऐसे लोग जो नाफरमानी करते थे या जो कानून थे उनका उल्लंघन करते थे, ठीक है। ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में क्या होता है कि इसी के बीच अंतर संबंधों को पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था कहा जाता है। 1712 ईस्वी के आसपास अमेरिका की आबादी जो है 5 लाख थी। 1760 ईस्वी के आसपास ये 25 लाख हो जाती है। और इस बढ़ती हुई आबादी की नई पौध को अपने ना तो डच, ना ही फ्रेंच, ना ही स्पेनिश, ना ही ब्रिटिश मूल का मानती थी, बल्कि उनका मूल जो था वो अमेरिकन था। वो अपने आप को खुद का मतलब अमेरिकन मानते थे, ना कि डच मानते थे, ना स्पेनिश मानते थे, ना फ्रेंच मानते थे, ठीक है।
ना ही ब्रिटेन मांगते थे, ठीक है, कि हम इस मूल के हैं। अमेरिका के लोगों का 1/3 भाग अंग्रेज़ों को अच्छी दृष्टि से भी देखता था, जिसमें से वे लोग शामिल थे जिन्हें राजा ने चार्टर देकर बसाया था। भाई सीधी-सी बात है, कहीं न कहीं राजा ने आपके लिए जो किया है, आपको वहाँ बसाया है, तो आप तो गुणगान ही करेंगे ना वहाँ पर। जो अंग्रेज़ी प्रशासक वर्ग से संबद्ध था या फिर ऐसे जमींदार थे जो कुलीन व्यवस्था में विश्वास रखते थे, ठीक है? अब देखिए इस प्रकार होता क्या है कि 50 वर्षों में काफ़ी लंबा मार्ग तय किया जाता है और 1750 ईस्वी तक यह राष्ट्र बनने की सभी संभावनाओं तक पहुंच चुका होता है। अब देखिए अमेरिका क्रांति में सप्तवर्षीय युद्ध का महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए 1756 से 1763 के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध, इस काल को सप्तवर्षीय युद्ध की संज्ञा दी जाती है। अमेरिका के लोगों ने भिन्न भिन्न रूप में ग्रहण किया। 1763 से अंग्रेज़ों ने इस युद्ध को जिस रूप में ग्रहण किया, उसके परिणाम स्वरूप अमेरिका के प्रति इंग्लैंड की नीतियों में कुछ बुनियादी फर्क उभर कर आता है, जिसका अमेरिका में प्रबल विरोध होता है। फलस्वरूप क्या होता है, 11-12 वर्षों के अंतराल में ही अंग्रेजी और अमेरिकी सेना एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करने लगती है, जिसमें विजय होकर अमेरिका एक नए राष्ट्र के रूप में उभरता है। तात्पर्य यह है कि 1700 से 1750 के बीच में अमेरिका ने जो प्रगति की थी, उसके बाद अमेरिका ने जब यह महसूस किया, तो अब उसे उत्तर से फ्रांसीसी आक्रमण की कोई आशंका नहीं थी, और तो उसने इंग्लैंड के शासन के सुरक्षात्मक महत्व को अस्वीकार कर दिया। इसका परिणाम ही यही परिणाम था कि अगले 11 वर्षों में इतिहास का कालचक्र इतना तेज घूमा कि अमेरिका ने रूसो, मॉन्टेस्क्यू और लॉक तीनों को साकार कर दिया, ठीक है, इनके विचारों को साकार किया। 1765 से 1773 के बीच की घटनाओं को तो मात्र तत्कालिक कारण की भूमिका निभाई, जो वस्तुतः ग्रेनविले की नीतियों से आरंभ होती है। जैसे ग्रेनविले ने 3 मूलभूत परिवर्तन किए: अमेरिका पर आंतरिक कर लगाना, सेना को अमेरिका में मजबूत करना और पूर्व के विधानों को अमेरिका में व्यवहारिक रूप से लागू करना। तो ग्रेनविले ने इन 3 मूलभूत परिवर्तन करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसी के तहत क्या चीज़ें होती हैं कि इसी के तहत 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट लाया जाता है कि जिसके विरोध के लिए न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन होता है, और यहीं पर नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा बुलंद किया जाता है, और यहाँ से अमेरिका में सन्स ऑफ लिबर्टी का जनाधार बढ़ने लगता है। लोगों ने ब्रिटिश माल का बहिष्कार करने लगते हैं, स्टाम्पों को जलाने लगते हैं, और विरोध की इस प्रक्रिया में सरकार ने स्टाम्प एक्ट को वापस लेना पड़ता है मजबूरी में, ठीक है। तत्पश्चात क्या होता है कि रॉकिंघम की सरकार आती है, जिसने उद्घोषणात्मक अधिनियम पारित करता है, जिसके तहत प्रावधान क्या रहता है, कोई कर तो नहीं लगेगा, लेकिन कर लगाने का अधिकार जो है ब्रिटिश सरकार के पास ही रहेगा। इसका भी अमेरिका में विरोध होता है। इसके बाद क्या होता है, टाउनसेंड योजना लाई जाती है, जिसके तहत प्रावधान तय है कि आंतरिक कर नहीं, सिर्फ बाध्य कर लगेगा। तो इसके लिए चाय, चीनी, सिरा, फर आदि वस्तुओं को चुना जाता है। अमेरिका में इसका भी विरोध हो जाता है, ठीक है। अमेरिकी उपनिवेशों ने यह तय किया कि इंग्लैंड की 4 पेटियों को अमेरिकन एजेंट और बंदरगाहों पर उतारेंगे ही नहीं, ठीक है। तो कई प्रांतों में क्या होता है कि अंग्रेजी कप्तान बिना चाहे उतारे ही वापस लौट जाते हैं, लेकिन बोस्टन के कप्तान क्या कहते हैं, यह तय करते हैं कि हम चाय उतारेंगे, यदि अमेरिका नहीं तो रेड इंडियंस के द्वारा ही सही, ठीक है। तो ऐसे में जो एडम्स के सहयोगी होते हैं, कुछ अमेरिकन ही रेड इंडियंस के रूप में जहाज़ पर चढ़कर और उन्होंने चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। तो इस घटना को इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। बहुत फेमस भी हुआ था ये, ठीक है, बोस्टन टी पार्टी। अब उसके बाद में क्या होता है, इंग्लैंड ने बोस्टन बंदरगाह को बंद कर देता है, मैसाचुसेट चार्टर को रद्द कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि बोस्टन के लोग पहले हर्जाना भरेंगे तो बंदरगाह खुलेगा। इसी को कोअर्सिव एक्ट कहा गया, जो कि वस्तुतः जॉर्ज तृतीय की आक्रामक नीतियों का परिणाम ही माना जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, सभी 13 उपनिवेश जो थे, उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया में एकत्रित होकर सरकार के इस कठोर नीति के विरुद्ध झंडा बुलंद कर लिया।
इसके बाद क्या होता है, इससे अमेरिका में क्या होता है, उग्रवादियों का प्रभाव बढ़ने लगा और समझौतावादियों का प्रभाव कम होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में तमाम कानूनों का, बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन भी किया जाता है। ठीक है। अब देखिए परिणामतः क्या होता है कि जो जॉर्ज तृतीय थे, तो इसने अमेरिकी उपनिवेशियों को विद्रोही घोषित कर दिया और इसके बाद लैंगस्टन में गोली कांड हो जाता है, जिसके धमाके की गूंज पूरी दुनिया में सुनी होती है। इस गोलीकांड के बाद ही समझौते की संभावना जो है समाप्त हो चुकी होती है। इसी बीच क्या होता है, ब्रिटेन के टॉमस पेन ने 1776 में कॉमन सेंस नामक पुस्तक लिखी और जिसमें कहा था कि अमेरिकियों को स्वतंत्रता की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका यह अधिकार है। इस प्रकार से अमेरिकियों के अंदर द्वैधता को कॉमन सेंस के माध्यम से तोड़ा गया। अतः 4 जुलाई को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई, जिसमें फ्रांस, डेनिश, डच, स्पेनिश आदि अमेरिकियों के पक्ष में लड़ रहे थे। मतलब और विदेशी लोग जो थे वो अमेरिका के पक्ष में ही लड़ रहे थे। ठीक है। अब देखिए प्रभावों को देख लेते हैं। जो अमेरिका की क्रांति होती है तो इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से अमेरिका का उपनिवेश छिन जाता है। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि अमेरिका ब्रिटेन के हाथ से निकल जाता है और ब्रिटेन ने अपनी औपनिवेशिक पद्धति बदल दी होती है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के जॉर्ज तृतीय के बाद उस राजतंत्र ने सिर उठाने का प्रयास ही नहीं किया और फलस्वरूप क्या होता है, इंग्लैंड में संसदीय विकास की गति बहुत ज़्यादा तेज हो गई होती है। इसके अतिरिक्त डच, फ्रांस, स्पेन को भी कुछ क्षेत्र मिले होते हैं। आयरलैंड में पहले से चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी अमेरिका क्रांति से प्रेरणा मिलती है। अमेरिका के युद्ध में फ्रांस की उलझन के कारण फ्रांस की सरकार को वित्तीय संकट से गुजरना पड़ता है। ऐसे में अतिरिक्त कर की जरूरत पड़ती है। कर देने वाला वर्ग मध्यम वर्ग और किसान रहता है, जिस पर पहले से ही करों का बोझ था। ऐसे में क्या हुआ कि ऐसे में राजा ने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई और उसी समय फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो गई होती है। अमेरिका ने प्रेरणा एवं दबावों दोनों को पैदा किया। अमेरिका क्रांति का स्वर इतना प्रगतिशील था कि इसने पूरे यूरोपीय जगत को राजतंत्र के समानांतर गणतांत्रिक शासन व्यवस्था का विकल्प दे देती है। ठीक है। अतः फ्रांस की जो क्रांति है यदि नहीं भी हुई होती तो भी यूरोप की स्थिति वही होती है और इसके अनेक कारणों से ये भी है कि अमेरिका की क्रांति हो चुकी होती है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यह प्रभाव माने जाते हैं। अब देखिए अमेरिकी संविधान की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका के संविधान के विकास में वहाँ भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक जीवन की परंपराओं और आर्थिक राजनीतिक तथ्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा होता है। 1776 में फिलाडेल्फिया कांग्रेस की उद्घोषणा होती है। इसके बाद में स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद अमेरिका के लगभग 175 वर्षों में जो अंग्रेजी प्रभुत्व था वह समाप्त हो गया होता है। इसी पूरी घटना के बीच वो तत्व जिनके कारण अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई को हम क्रांति कहते हैं, ठीक है, वह उन मुद्दों में निहित रहती है जिसके लिए वह लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है। जीवन की उस व्यवस्था को साकार रूप दिया गया। यह विश्व के इतिहास का पहला लिखित संविधान होता है, अमेरिका के द्वारा बनाया जाता है, जो कि पुनर्जागरण की चेतना से आगे बढ़ते हुए प्रबोधन के तर्क बुद्धिवाद को आधार ग्रहण कर मानव को स्वतंत्र बनाने के लिए अभिप्रेरित करता है। सवाल उठता है कि मानव की स्वतंत्रता कैसे बहाल की जाए। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया, निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र पद्धति को चुना। लेकिन यह गणतंत्र जो था रूसों के गणतंत्र की तरह और सामान्य इच्छा का साकार रूप नहीं होता है। फ्रांस की क्रांति के बाद रोबेस्पियर जैसा तानाशाह उभर कर आता है और अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने मानव की स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए हर संभव तरीके से निरंकुशता पर रोक लगाने का प्रयत्न किया जाता है और इसके लिए उन्होंने शक्ति के पृथक्करण, मतलब शक्तियों को अलग अलग बांटा गया। ठीक है। अपनाते हुए शासन के कार्यकारी प्रधान के रूप में राष्ट्रपति को चुना गया होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि विधायी गतिविधियों के संचालन के लिए संघीय व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया। फिर भी जो कार्यकारी और विधायी निरंकुशता है उस पर अंकुश लगाने के लिए स्वतंत्र एवं सशक्त न्यायपालिका का भी प्रावधान किया गया है कि भाई किसी के साथ अन्याय ना हो सके।
न्यायपालिका जो है अमेरिकी संविधान का संरक्षक बनकर उभरी, जो कि विधायिका और कार्यपालिका के बनाए हुए कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार भी रखती है, जैसा भारत में भी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। इसके बाद अमेरिका को कई उपनिवेशों की पद्धति से अस्तित्व में आना था और 13 उपनिवेशों के बीच अंतर्विरोधों के निदान हेतु लॉक के प्राकृतिक अधिकार को स्वीकार करते हुए लोकतंत्र के साथ संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, जिस पर उत्तर और दक्षिण के बीच काफ़ी विवाद के बाद सहमति बन सकती है। ठीक है, बन सकी होती है। और संविधान के स्वरूप पर यदि विचार करें तो मानव की स्वतंत्रता की ध्वनि की एक महान अनुगूंज हमें नज़र आती है अमेरिका के संविधान में। लेकिन अमेरिकी संविधान के पीछे की क्रांतिकारी शक्ति का जो सामाजिक आधार है मध्यवर्गीय था, इसीलिए संविधान का चरित्र भी बुजुर्गवादी था। इसके तहत दासों और अमेरिका के स्थानीय निवासियों की ओर से गोरे लोगों के समान हक दिया जाता है, फिर भी स्त्रियां तो वंचित ही रहती हैं। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति ने आगे चलकर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो आदर्श प्रस्तुत किया, उसमें समानता और बंधुत्व का मुद्दा अमेरिकी संविधान में शामिल नहीं हो पाता है। इससे आगे चलकर दास प्रथा के मुद्दे पर अमेरिका को एक गृह युद्ध का सामना भी करना पड़ता है। तो ये इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। दोस्तों, ये इसकी PDF आप लोगों को आज पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे नंबर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, BO का मेंस चल रहा है और आपका UPPSS का मेंस का बैच चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।